নমস্কার, আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি স্মৃতি। আমরা প্রিপারেশন মানে বুঝি এক্সামের প্রিপারেশন, তবে অন্যান্য যে সমস্ত এক্সাম আমরা এতদিন দিয়েছি তার থেকে কম্পিটিটিভ ফিল্ডে কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশন কিন্তু হেল এন্ড হেভেন ডিফারেন্স হয়। কেন ডিফারেন্স? কোথায় কোথায় আমাদের নজর রাখতে হবে, কোথায় কোথায় আমাদের কি পয়েন্ট রয়েছে সাকসেসের, সমস্ত কিছুই থাকে রাইস এডুকেশনের ক্লাসে। তার কারণ শুধুমাত্র স্টাডি বেস পড়াশোনায় আমরা করি না, স্টাডি মেটেরিয়ালের পাশাপাশি প্রিপারেশন কমপ্লিট করতে থাকে আরও অনেক কিছু। সে সমস্ত কিছু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আজও থাকবে আপনাদের জন্য। এই মুহূর্তে আমি হিন্দি ক্লাসে রয়েছে এবং রাइस एजुकेशनर टीचर मैम मऊ अगस्ती भट्टाचार्य हमारे संगे रहे। मैम स्वागत है राइस ऑनलाइन क्लास में। मैम आज का टॉपिक क्या है? हिंदी तो हम लोग का सब्जेक्ट है, लेकिन टॉपिक कौन टॉपिक में हम लोग आज पढ़ाई हिंदी विषय का हम लोग व्याकरण भाग का समास पढ़ेंगे। ओके, तो आज का विषय है समास। ठीक है मैम, तो हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं? जी ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे समास, है ना। देखिए, समास व्याकरण का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। हम लोग बहुत समय देखते हैं समास विग्रह करने के लिए हम लोगों को दिया जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, अर्थात हम लोग शब्द समस्त पद जो दिया जाता है उसको हम लोग विग्रह करके लिखते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या बताएं मैं? शाब्दिक अर्थ संक्षेप, है ना। समास में क्या होता है? देखिए, समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो सामासिक पद बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो देखिएगा, समास विग्रह करते समय हम लोग एक छंद में करते हैं, केवल अर्थ लिखने से नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस समास को हम लोग किस छंद में उसको तोड़ रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो समास मैं क्या बोली हूँ? समास अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, ठीक है। अब समास करते समय कुछ नए शब्द आप देखेंगे, जैसे देखिए समस्त पद या सामसिक पद। तो समस्त पद या सामसिक पद क्या है? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि समास में समस्त पद आएगा जिसका विग्रह करने दिया जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? जो शब्द दिया जाएगा जिसे हम लोग समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं, उनका ही विग्रह किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं बोलूँगी नीलकमल, इसका विग्रह करने दिया जाएगा तो क्या होगा? नीला है जो कमल, इस तरह हम लोग विग्रह करते हैं। शब्द का मीनिंग तो हो रहा है, अर्थ में बता रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक छंद में भी इसको बता रही हूँ। तो ये ध्यान दीजिएगा कि विग्रह करने के समय एक छंद में किया जाता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगी समास के कुछ मुख्य भेद।
समास के कुछ मुख्य भेद पहला है अव्ययी भाव समास। यहाँ मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, कुछ मुख्य भेद जो आते हैं, जो आप लोगों को एग्जाम में WBCS बोली या जनरल कंबाइंड में हिंदी में जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जितना आता है मैं उतना ही संक्षेप में आज बता रही हूँ। ठीक है, विस्तारित जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विस्तारित इस तरह से आता नहीं है। आप लोगों को केवल आता है कि शब्द दिया जाता है और उसके अनुसार आपको विग्रह करके उसका नाम या भेद बताना पड़ता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास। दूसरा, मैं व्याख्या बाद में कर रही हूँ। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तीसरा है बहुव्रीहि। चौथा हम लोग जाएंगे कर्मधारय। कर्मधारय समास। पांचवा है द्विगु समास। और छठा है द्वंद्व समास। आज हम लोग केवल ये 6 समासों के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण हम लोग किस तरह करते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण पहला है, देखिए हम लोग किस तरह करेंगे। पूर्व पद की प्रधानता, शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ, पूर्व पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास में। ठीक है, अव्ययी भाव समास में इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद, उत्तर पद की प्रधानता अर्थात इसमें द्वितीय पद प्रधान होते हैं। कौन कौन से समास में? देखिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है। कर्मधारय में भी उत्तर पद की प्रधानता रहती है और द्विगु समास में। द्विगु समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद की प्रधानता, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है, दोनों पद अप्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं है, द्वितीय पद प्रधान होते हैं। कोई दूसरा अर्थ बता रहा है, वह है हमारा बहुव्रीहि समास। तो मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बता दी हूँ कि अव्ययी भाव कैसे पहचानिएगा। पूर्व पद की प्रधानता होगी जिस शब्दों में। तत्पुरुष समास कैसे पहचानिएगा,
जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो। कर्मधारय और द्विगु तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना, एक तीसरा अर्थ बताता है, वो है बहुब्रीहि समास। ये मैं संक्षेप में मैंने बताया किस तरह हम लोग देखेंगे कि समास में हम लोग पहचानेंगे किस तरह शब्दों को कि ये कौन सा समास है और विग्रह करेंगे, ये मैं शॉर्टकट में बता दी। ठीक है, अब मैं जाऊंगी विस्तारित, है ना। लेकिन मैं पहले बता दूं, देखिए तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन आप लोगों का उतना भेद उस तरह से नहीं आता है, केवल आपको शब्द पहचान के विग्रह करना रहता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे उतना ही बता रही हूँ कि शब्द को पहचानिए कौन सा समास है और विग्रह करके उसका नाम दीजिए, है ना। इस तरह मैं नेक्स्ट जा रही हूँ विस्तारित। पहला है अव्ययी भाव समास। कैसे पहचानिएगा, पहले तो मैं बोल ही दी हूँ कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। जरूर, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होते हैं और है ना, पूर्व पद अव्यय होता है। समस्त पद जो है अव्यय होता है, उसमें उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अब मैं बोलूँ कि अव्यय क्या है। देखिए, हम लोग बचपन से ही अव्यय पढ़ते हैं। अव्यय हम लोग उन शब्दों को बोलेंगे जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शब्द जैसे का वैसा ही रहता है, उन शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण भी अव्यय है, हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं। देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द याद होगा आप लोगों को, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विकारी शब्द है, अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, है ना। समुच्चय बोधक, ये सभी क्या है, संबंध बोधक अविकारी शब्द है और यही है अव्यय। अव्यय को पहचानने के लिए जिन शब्दों को हम लोग बोल रहे हैं वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो उन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, नहीं पड़ेगा, उनको हम लोग बोलते हैं अव्यय। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण जैसे रोहन और शोहन स्कूल जाता है, यहाँ पे रीता और गीता, और में कोई परिवर्तन आया नहीं, है ना। तो ये जैसे का वैसा ही है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्यय। जैसे रीता के बिना सीता नहीं जाएगी, यहाँ पे बिना वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है बिना। बिना में देखिए, बिना रोहन के बिना वैसा ही रहा, लिंग परिवर्तन हुआ है, लेकिन बिना शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्यय। समझ में आया। तो हम लोग जब अव्ययी भाव समास देख रहे हैं, तो इसमें जिस समास में पहला पद प्रधान हो और शब्द अपने आप में अव्यय हो, उसे हम लोग कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, मैं वहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, जिस समास में पहला पद अर्थात पूर्व पद की प्रधानता हो, और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आएंगे कि हम लोग किस तरह यहाँ पे विग्रह करते हैं।
मैं बोली हूँ पहले ही कि हर एक समास में अलग अलग तरह से विग्रह किया जाता है। ये संधि नहीं है केवल वर्णों को जोड़ दिया, है ना। समास में भी एक छंद में हम लोग विग्रह करेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ, देखिए, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति ये शब्द आपको दिया गया है विग्रह करने के लिए। तो यथाशक्ति इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ यथाशक्ति में किस पद की प्रधानता है? दो शब्द है, यथा और शक्ति, है ना। तो देखिए यहाँ पे यथा कांस्टेंट रहेगा, तो प्रधान कौन है? यथा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? शक्ति के अनुसार। इसको हम लोग कैसे विग्रह करेंगे? शक्ति के अनुसार। ठीक है। फिर देखिए और एक मैं शब्द बोल रही हूँ, हर घड़ी, हर घड़ी। हर घड़ी का बहुवचन होता है? नहीं होता, मीन्स हर घड़ी अव्यय है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रत्येक घड़ी। एक बार मैं बता दूं, जब हम लोग विग्रह करते हैं तो कोशिश कीजिएगा उसी शब्द से करने के लिए। यहाँ पे हर पल लिख सकते थे, प्रत्येक पल लिख सकते थे, नहीं, हर घड़ी। हमें इस घड़ी समय को बता रहा है, ठीक है। प्रतिदिन, प्रतिदिन। देखिए प्रतिदिन का बहुवचन नहीं होगा, है ना, मीन्स वो अव्यय है। यहाँ पे प्रति, पहला पद प्रति प्रधान है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। इसी तरह ही प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। आजन, जन, जन पर्यंत। इस तरह हम लोग इसका विग्रह करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, शब्द अव्यय होते हैं, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक और मैं क्लू बताऊं, जैसे देखिएगा कि अव्ययी भाव समास कैसे पहचानिएगा, इसकी पहचान एक बार मैं बता दूं। इसमें पहला पद अक्सर अनु, आ, हर, यथा, प्रति, है ना, आदि से आरंभ होता है। ठीक है। देखिए पहला पद अनु, आ, हर, यथा, प्रति आदि से आरंभ होता है। ऐसा नहीं है कि इनके बिना अगर कोई शब्द रहेगा तो वो अव्ययी भाव समास नहीं है। जैसे देखिए बखूबी, बखूबी अव्ययी भाव समास है खूबी के साथ, है ना। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में हम लोग पहले पद की प्रधानता होती है और समास अपने आप में वो अव्यय होता है। यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करते हैं इसको अच्छा से आप लोग समझ पाए होंगे। जी मैम, हम लोग आगे भी जाएंगे ज़रूर, लेकिन एक ব্রেক लेने की समय हो गई है। हम लोग ब्रेक के बाद लौटते हैं। একটা ছোট্ট বিরতির পর দেখা হচ্ছে এই ক্লাসে আপনাদের সঙ্গে থাকুন।